हेलो डियर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, सूर्यवंशम गुरुकुल और ISGS के इस ज्वाइंट प्लेटफॉर्म पर आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। किसी भी कॉम्पिटिटिव नेचर के एग्ज़ाम्स की तैयारी करने में इतिहास विषय के प्रश्नों और उसमें विशेषकर आधुनिक भारत से संबंधित विविध प्रकार के प्रश्नों से आप हर बार दो चार होते हैं और कई बार बहुत मेहनत के बाद भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाता, क्योंकि कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आते, कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ रीच के होते हैं। तो कैसे पढ़ाई किया जाए विशेषकर आधुनिक भारत की, कि न सिर्फ सभी विषयों पर आपका नियंत्रण हो जाए और परीक्षा में अपेक्षित सभी प्रश्नों के अधिक से अधिक उत्तर आप सही कर सकें। इसके लिए आपके बीच में आज कंप्लीट मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अध्ययन का स्टेप बाय स्टेप अध्ययन कैसे करना चाहिए, ये सेशन इसी को समर्पित है। इसमें हम किसी विषय को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पूरे आधुनिक भारत के इतिहास के अध्ययन के चरणबद्ध अध्ययन शैली को समझेंगे और उसमें विषय के अंतर्गत आने वाली सभी विषय वस्तुओं की मैं एक संक्षिप्त चर्चा आपके बीच में रखूंगा। फिर दूसरे सेशंस में मैं उनमें से कोई एक चैप्टर निकाल करके आपके बीच में उसे डिटेल करने की कोशिश करूंगा। आगे भी ऐसे सेशंस यदि आप कंटिन्यू देखना चाहें, उसका लाभ उठाना चाहें, तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन समय से आपको मिल सके। आज के इस टॉपिक को अगर आप ध्यान से देखें तो आप IAS के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी PCS यानी स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अदर कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसमें लोअर सबऑर्डिनेट हो, RO ARO हो, यहाँ तक कि NDA का एग्जाम हो, CDS का एग्जाम हो, SSC हो, बैंकिंग हो, क्लर्क हो, ऐसे सभी परीक्षाओं के लिए यह अध्ययन के तरीके आपके लिए फायदेमंद होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में स्टेप बाय स्टेप स्टडी का प्लान क्या होना चाहिए, जिसमें कि घटनाक्रम और उसके अध्ययन के चरण स्पष्ट होते चले जाएं। यदि संपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास को हम अपने नियंत्रण में लेना चाहें तो 4 से 5 खंडों में इस विषय को पढ़ना चाहिए। कौन से वो 4 से 5 खंड होंगे, पहले मैं उसे आपके बीच में सूचीबद्ध कर दूं, फिर एक एक खंड के अंतर्गत कौन कौन से सब टॉपिक्स पढ़ने हैं उसकी भी हम लिस्टिंग आपके बीच में करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम आधुनिक भारत का जो इतिहास है, आधुनिक भारत का इतिहास विषय है, उसमें स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करने के लिए हमें कौन कौन सी विषय वस्तुओं को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला विषय आपको पढ़ना है यूरोपियों का आगमन, यूरोपियों का आगमन और अंग्रेजी प्रधानता की स्थापना। अंग्रेजी और अंग्रेजी प्रधानता की स्थापना। अंग्रेजी प्रधानता की स्थापना, इसके अंतर्गत किन उप विषयों को पढ़ा जाएगा और वहां से कैसे कैसे सवाल अब तक पूछे गए हैं, इसकी विस्तृत चर्चा अभी हम आगे आपके बीच में करेंगे। इसे पढ़ने के बाद दूसरा जो टॉपिक आपको पढ़ना है, उसमें आपको पढ़ना है आंग्ल भारतीय संघर्ष। आंग्ल भारतीय संघर्ष और अंग्रेजी प्रभुसत्ता की स्थापना। अंग्रेजी प्रभुसत्ता की स्थापना। इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, जैसे आंग्ल बंगाल संघर्ष पढ़ना है, आंग्ल मैसूर संघर्ष पढ़ना है, आंग्ल मराठा संघर्ष पढ़ना है, आंग्ल सिख संघर्ष पढ़ना है, आंग्ल अवध संबंध पढ़ना है या अन्य संघर्ष पढ़ना है, उसे हम यहाँ पर लेंगे। तीसरा विषय जो आपको पढ़ना आवश्यक है वो है अंग्रेजी क्रियाकलाप। अंग्रेजी क्रियाकलाप। इसके अंतर्गत
अंग्रेजी व्यापारी कंपनी 1608 में आई और 1947 में भारत को छोड़कर जाने का निर्णय लेती। इस बीच में अंग्रेजों ने जो कुछ भी किया वो सब कुछ पढ़ना है। वो सब कुछ क्या होते हैं, कौन कौन सा विषय है, जैसे राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, उसके अंतर्गत कौन कौन से विषय पढ़ने हैं और उससे कैसे कैसे सवाल अब तक पूछे गए हैं, वो सब डिटेल अभी आपको हम करने जा रहे हैं। अंग्रेजी क्रियाकलाप पढ़ने के बाद आप पढ़ेंगे भारतीय प्रतिक्रिया। भारतीय प्रतिक्रिया, जैसे अंग्रेजी शोषण से हम असंतुष्ट हुए तो हम भारतीयों ने 1857 का विद्रोह कर दिया। किसान असंतुष्ट हुए तो किसानों ने आंदोलन कर दिया। जनजातीय लोग असंतुष्ट हुए, उन्होंने विद्रोह कर दी। या अंग्रेजी शिक्षा पद्धति और पत्रकारिता से हमारे अंदर जो वैचारिक प्रेरणा जागृत हुई, उससे हमने न सिर्फ अपना सुधार किया बल्कि भारत को फिर से जगाया, तो भारत का पुनर्जागरण हुआ। तो ये हम भारतीय प्रतिक्रिया में क्या क्या विषय पढ़ेंगे, डिटेल हम आपको चर्चा करेंगे। आपका काम है विगत 20-25 वर्षों के प्रश्न बैंक किसी भी परीक्षा का हो, ये देखना कि क्या इससे बाहर कोई विषय वस्तु पूछी गई है। यदि नहीं तो फिर चरणबद्ध तरीके से जब मैं सेशन स्टार्ट करूंगा तो एक एक चैप्टर को पढ़ करके अपनी परीक्षा की तैयारी को पूर्णता प्रदान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जब भारतीय प्रतिक्रिया पढ़ लेंगे तो 5वां विषय या 5वां खंड जो आधुनिक भारत का होगा वो होगा राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन, या इसी को कुछ लोग स्वतंत्रता आंदोलन कहते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन कहेंगे। इसके अंतर्गत वर्ष 1885 ईस्वी से 1947 ईस्वी के बीच में हम भारतीयों ने किस तरह से अंग्रेजों के हाथ से राजसत्ता छीनी और भारत को स्वतंत्रता दिलाई, हम उस संघर्ष को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत संघर्ष के चरण पढ़ेंगे, संघर्ष के व्यक्तित्व पढ़ेंगे, संघर्ष की नीतियां पढ़ेंगे। वो क्या क्या होंगे, सब छोटे बड़े टॉपिक्स में आपके बीच में शेयर करूंगा। इस तरह अगर हमें आधुनिक भारत विषय को पढ़ना है तो उसे इन 5 खंडों में बांटकर हमें पढ़ना चाहिए। यहां तक बात सबको समझ में आ गई? यानी आधुनिक भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए 5 खंड में पूरा आधुनिक भारत समेटा जा सकता है। अब सवाल उठता है कि साहब ये तो छोटी सी लाइन है, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, जरा वो समझें। फिर अगले क्लासेस में हम इन्हीं में से एक एक चैप्टर लेकर आपके बीच में आएंगे। और सिर्फ चैप्टर लेकर नहीं आएंगे, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए आईएएस सारे स्टेट पीसीएस और मिसलेनियस नेचर के सभी क्वेश्चंस को हम क्लास में ही सॉल्व करा के आपको दिखाएंगे, सारे चैप्टर्स में नहीं। तो एक चैप्टर का हम एक क्वेश्चन आंसर सेलेक्ट करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे कि जो क्लास में पढ़ाया गया है उससे बाहर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नॉर्मली सवाल नहीं पूछे जा सकते। 75 to 90% एरिया क्लास के अध्ययन से कंट्रोल किया जा सकता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, हम क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक, फिर आपको एक बैच देंगे जिसे हम हिस्ट्री मॉड्यूल बैच कहेंगे, बहुत लीस्ट उसके शुल्क पर, जिससे कोई भी बच्चा ऑनलाइन हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठकर इस क्लास को अटेंड कर सके। उसी क्लास के साथ हम प्रिंटेड नोट्स भी अवेलेबल कराएंगे जो सॉफ्ट फॉर्म में आपकी टेबल पर पहुंचा दिए जाएंगे। अगर किसी को उससे रिलेटेड किताब की आवश्यकता होगी तो वो उसको बुक कर देगा, तो उसके एड्रेस पर एक शुल्क के साथ वो किताब भी पहुंचा दी जाएगी। सो प्रयास ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी प्लेटफॉर्म पर फिजिकली आकर के क्लास करें। अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं। राइट, चलिए इसमें से सबसे पहला निकालते हैं कि यूरोपियों का आगमन और अंग्रेजी प्रधानता की स्थापना जैसा जो विषय है वो कैसे काम करेगा। ठीक, तो पहला टॉपिक जो है वो है यूरोपियों का आगमन, यूरोपियों का आगमन तथा अंग्रेजी प्रधानता की स्थापना, अंग्रेजी प्रधानता की स्थापना, यही विषय था। अब इस विषय की पृष्ठभूमि समझ लेंगे
और इस विषय से पूछे जाने वाले प्रश्न, कुछ एग्जाम्पल्स के प्रश्न भी हम आपके बीच में शेयर करेंगे। अगर इस विषय को हमें पढ़ना है तो इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना चाहिए। 15वीं शताब्दी के अंत तक आते आते वैश्विक परिस्थितियां बदली और यूरोप को जाने वाला मसाला सिल्क अवरुद्ध हो गया। परिणाम स्वरूप यूरोप के लोग मसाला खरीदने के उद्देश्य से स्वयं यूरोप से निकलकर भारत को आए। इस प्रक्रिया में सबसे पहला सफल प्रयास पुर्तगाली व्यापारिक समूहों ने किया और 1498 ईस्वी में भारत में ये पुर्तगाली समूह आए। तो सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली समूह का आगमन हुआ। पुर्तगाली समूह लगभग 107 साल तक एक छत्र रूप से भारत और यूरोप के बीच में व्यापार करते रहे। तो जो पहला टॉपिक यहां पर आपने देखा, यूरोपियों का आगमन, इस यूरोपियों के आगमन टॉपिक से रिलेटेड पहला है पुर्तगाली समूह। पुर्तगाली भारत में कब आए? 1498 में आए। दूसरा समूह हमारे भारत में आया, उसका नाम है डच, जो हॉलैंड के निवासी थे। हॉलैंड जिसे अब नीदरलैंड कहते हैं, हॉलैंड के निवासी थे। ये आए हमारे देश में 1505 ईस्वी में, ये आए 1505 में, ये आए 1498 में। अर्थात पुर्तगाली 107 साल तक एक छत्र रूप से भारत में व्यापार करते रहे। अब विगत वर्षों के जब आप प्रश्नों को देखोगे तो बहुत सारे सवाल बने हैं, जैसे सबसे पहले कौन सा पुर्तगाली व्यापारी समूह का नेता आया था भारत में, किस बंदरगाह पर रुका था, केरल के किस राजा के दरबार में जाकर मसाला खरीदने की अनुमति प्राप्त की थी, पहला महानिदेशक कौन था, पहला गवर्नर कौन था, पुर्तगालियों ने कहाँ कहाँ अपनी व्यापारिक बस्तियां बसाई थीं, पुर्तगालियों ने अपने व्यापार वाणिज्य के साथ साथ और क्या क्या किया था, भारत के किस राज्य के साथ दोस्ती रखी, किस राज्य के साथ शत्रुता रखी, और पुर्तगालियों के व्यापारिक गतिविधियों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। भारत में ईसाई धर्म आ गया, भारत में कुछ अनाज और फल फूल आ गए, जैसे भारत में जो हम पपीता इस्तेमाल करते हैं, अनानास इस्तेमाल करते हैं, काजू इस्तेमाल करते हैं, या अन्य प्रकार की चीज़ें जैसे किशमिश हम इस्तेमाल करते हैं, या कुछ और विशेष प्रकार की सब्जियां हैं जैसे आलू इस्तेमाल करते हैं, हरी मिर्च इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज़ें पुर्तगाली दुनिया के दूसरे हिस्सों से लेकर आए। तंबाकू इस्तेमाल करते हैं। इन पर भी आयोग ने हमसे सवाल पूछा। तो पुर्तगालियों से रिलेटेड हर वो छोटी बड़ी चीज़ जो परीक्षा में पूछी जा सकती है, वो न सिर्फ क्लास में डिस्कस की जाएगी बल्कि उसके प्रिंटेड नोट्स भी अवेलेबल होंगे, जिसके क्विक रिवीजन के साथ आप इस साल के यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, आने वाले एमपी पीसीएस प्री के एग्जामिनेशन में, यूपी पीसीएस प्री, बिहार पीसीएस या किसी भी स्टेट पीसीएस या अन्य एग्जाम्स में उसका लाभ उठा सकोगे। ठीक। जब हम डचों की बात करते हैं तो डच आए 1505 ईस्वी में। तो डचों की गतिविधियां, इनसे संबंधित हर छोटी बड़ी चीज जो सवाल पूछे जाते हैं वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब ये हिस्सा हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो अगले हिस्से के रूप में फिर हम आएंगे। ठीक है। हाँ, अब जैसे ये हिस्सा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डचों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब डचों के बाद भारत में आए हैं अंग्रेज। अंग्रेज आए, अच्छा ये 1505 नहीं है, वेरी सॉरी, ये 1605 है ना, वेरी सॉरी, 1605। अंग्रेज आए 1608 ईस्वी में, तभी 107 वर्ष मैंने कहा था, है ना। तो अंग्रेज आए 1608 ईस्वी में। अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भारत में आने के बाद उनके पहले दो प्रतिद्वंदी पहले से थे, तो इनकी व्यापारिक नीति क्या थी और ये बाकी व्यापारियों की तुलना में सफल कैसे होते चले गए, इस पर भी आपको निगाह रखना है। सबसे ज्यादा प्रश्न अंग्रेजों से पूछे जाएंगे। तो अंग्रेजी व्यापारी कंपनी की स्थापना कब हुई, उन्हें विशेषाधिकार कब मिला, पहला नेतृत्वकर्ता कौन था, जहांगीर के दरबार में पहली बार कौन आया, दूसरी बार कौन आया, औरंगजेब के समय तक आते आते कौन कौन थे इन्हें विशेषाधिकार मिले, ये सब चीजें यहाँ पर हमें पढ़नी। ठीक। अंग्रेजों के बाद आए हैं डेनिस यानी डेनमार्क के व्यापारी, जो 1616 में आए। इसके बाद आए फ्रांसीसी,
इसके बाद आए फ्रांसीसी जो 1667 ईस्वी में पहुंचे। इसी तरह इन कंपनियों जैसे डेनिस या डेनमार्कियों ने भारत में कहां कहां व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले, फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी का नाम क्या था, उसमें फ्रांस के राजा का नाम क्या था, उसके वाणिज्यिक मंत्री का नाम क्या था, इनकी व्यापारिक नीतियां क्या थी, ये सब आपको पढ़ना है। इस तरह हम इंडिविजुअल एक एक व्यापारिक समूहों के बारे में पढ़ते हैं। जब इन सबको पढ़ लोगे तो इन सब लोगों ने क्या किया, व्यापार वाणिज्य को लेकर के आपस में संघर्ष किया। तो व्यापारिक एकाधिकार को लेकर संघर्ष हुआ। ठीक, व्यापारिक एकाधिकार को लेकर इनके बीच में संघर्ष हुआ और यह संघर्ष सबके साथ हुआ। अंग्रेजों ने डच के साथ किया, अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के साथ किया, अंग्रेजों ने डेनमार्कियों के साथ किया और अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों के साथ किया। लेकिन इसमें सबसे प्रभावी बनकर उभरे अंग्रेज। अंग्रेजों ने लगभग सभी को युद्ध में हराया या व्यापारिक चुनौतियों में हराया और हराने के बाद अंग्रेज प्रधान शक्ति के रूप में स्थापित हुए। इसे बोलते हैं अंग्रेजी प्रधानता की स्थापना। अंग्रेजी प्रधानता की स्थापना। तो इस चैप्टर के अंतर्गत जैसा मैंने बताया, यूरोपियों का आगमन और अंग्रेजी प्रधानता की स्थापना। अब आपका काम क्या है कि एक चैप्टर का एनालिसिस आपके सामने है। अब यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और मिसलेनियस नेचर के एग्जाम्स को स्टडी करें और देखें कि क्या इससे बाहर या इस तरह के विषय वस्तु से बाहर सवाल पूछा गया है, और अगर हाँ तो वेट करें। मैं अगला ही चैप्टर इसी पर ओपन फॉर ऑल एक सेशन लेकर आ रहा हूं यूट्यूब पर शीघ्र ही। और अभी से बता देता हूं, 6 मार्च को मैं ये सेशन 12 बजे ऑन एयर करूंगा। 6 अप्रैल दिन में 12 बजे मैं ये सेशन ओपन फॉर ऑल करूंगा यूट्यूब पर। आप सभी का स्वागत है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इस चैप्टर को हम डिटेल पढ़ाएंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगे, इसको आप पढ़ें। पढ़ने के बाद इससे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी हम आपके बीच में डिस्कस करेंगे, जिससे कॉन्फिडेंस हो सके कि पढ़ने और पढ़ाने की जो पद्धति आवश्यक है, जो कहीं आपसे मिसिंग हो रही है, इसलिए सिलेक्शन से आप दूर हो रहे हैं। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो बहुत पढ़ने के बावजूद असफल हो रहा है और वो समझ नहीं पा रहा है कि असफल क्यों हो रहा है। हम 3 सेशन आपसे केवल मांग रहे हैं। इस 3 सेशन में हम आपको ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे। इससे रिलेटेड कंटेंट हम क्लास बोर्ड पर भी लिखेंगे, ओरली भी बताएंगे, प्रिंटेड भी देंगे। और आईएएस और सारे स्टेट पीसीएस के साथ साथ मिसलेनियस नेचर के सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की एक पूरी श्रृंखला हम क्वेश्चन के रूप में यहाँ सॉल्व कराएंगे। ये केवल ऑब्जेक्टिव नेचर के एग्जाम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाने वाला गाइडलाइंस है। मेंस के लिए अलग चर्चा करेंगे। 3 दिन के सेशन के बाद जब आपको लग जाए कि हाँ, अगर किसी चैप्टर को इस तरीके से पढ़ा जाए तो लगभग सभी तरह की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं, फिर आप एक रेगुलर बैच के रूप में उसे ज्वाइन करें और तब हर एक चैप्टर को हम आगे डिटेल उसी फॉर्मेट में करते चले जाएंगे। वो एक मॉड्यूल बैच होगा जिसमें हम इतिहास आपको मजबूत कराएंगे। पहले हम केवल प्री का एक मॉड्यूल बैच देंगे, फिर हम एक मेंस का मॉड्यूल बैच देंगे। ठीक, फिर आगे आवश्यकता अनुसार प्री और मेंस का एक फाउंडेशन मॉड्यूल बैच भी देंगे। इस साल भर हमारे प्लेटफॉर्म पर ये कोर्सेज आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए साहब, ये यूरोपियों का आगमन। तो मैंने जैसा आपको यहाँ पर दिखाया था कि सबसे पहला टॉपिक यूरोपियों का आगमन और अंग्रेजी प्रधानता की स्थापना एक खंड है मॉडर्न इंडिया का, जो सबसे पहला खंड है। ये मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के बीच का एक संक्रमण काल है, तो इसे आपने यहां से पढ़ लिया। एक टॉपिक हम लोगों ने समझ लिया कि आधुनिक भारत का एक खंड कैसे तैयार करना है। अब हम बात करते हैं दूसरे खंड की, जिसमें अंग्रेज भारतीय राजनीतिक शक्तियों के साथ संघर्ष करते हैं। इसे हमें समझना है। चलिए अगला टॉपिक ले लेते हैं। दूसरा, हमारा दूसरा टॉपिक है आंग्ल भारतीय संघर्ष। आंग्ल भारतीय
संघर्ष। और इससे हमें क्या मिलेगा? अंग्रेजी प्रभुसत्ता की स्थापना। अंग्रेजी प्रभुसत्ता की स्थापना। राइट। अब मॉडर्न इंडिया का ये दूसरा खंड है जहां वास्तविक मॉडर्न इंडिया प्रारंभ होता है। मैंने वास्तविक मॉडर्न इंडिया क्यों बोला? क्योंकि आधुनिक भारत का जो प्रारंभ होता है वो 1707 से शुरू होता है। ठीक, तो जो आधुनिक भारत का समय है ना, वो शुरू होता है 1707 से और ये चलता है 1947 ईस्वी तक। तो पहला खंड जो आपने पढ़ा वो मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के बीच का वो संक्रमण काल है जो आधुनिक भारत की पृष्ठभूमि का निर्माण करता है। वो पहले खंड में आपने समझ लिया। अब एक्चुअल मॉडर्न इंडिया जब शुरू हो रहा है तो यहां पर हमें समझना होगा कि भारतीय राजनीति किस तरह पतनशील हो रही थी और दूसरी तरफ हम समझेंगे कि विदेशी शक्तियां कैसे भारत में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रही थी, विशेषकर अंग्रेज। तो इसमें जो सबसे पहला विषय आप पढ़ेंगे वो है उत्तर मुगल काल। उत्तर मुगल काल और भारत की क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियां। भारत की क्षेत्रीय राजनैतिक शक्तियां। ठीक, अब इस दौरान भारत में जो क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियां जन्मी, जैसे बंगाल के नवाब, हैदराबाद के नवाब या निजाम वंश, कर्नाटक के नवाब या मध्य भारत के मराठे, उत्तर भारत में अवध या पश्चिमी अवध के क्षेत्र में रूहेले बंगस पठान या पंजाब में सिख। तो इन सभी क्षेत्रीय शक्तियों के बारे में भी आपको समझ विकसित करनी है और साथ साथ मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था उसे भी समझना है। इस दौर में अंग्रेजों ने क्या किया कि एक एक करके भारत की क्षेत्रीय शक्तियों को निशाना बनाया और बहुत स्मार्टली। जब एक से लड़ते तो दूसरे से दोस्ती रखते या नॉर्मली उनसे संघर्ष करने से बचते। ये सब आपको यहां पर समझना है और हमें समझाना है। जब तक ये नहीं समझोगे आगे मॉडर्न इंडिया समझना मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पर जो सबसे पहला विषय हम पढ़ेंगे इस संघर्ष में वो होगा आंग्ल बंगाल संघर्ष। आंग्ल बंगाल संघर्ष। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह बंगाल में मुर्शीद कुली खां और उसके उत्तराधिकारी मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र होते चले गए, इस टॉपिक में। ठीक, और फिर सिराजुद्दौला के समय तक आते आते अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच में लड़ाई होती है। दो प्रमुख लड़ाई यहां पर देखोगे, एक है प्लासी का युद्ध 23 जून सन 1757 और दूसरा पढ़ोगे बक्सर का युद्ध जो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को है। दूसरे युद्ध में निर्णायक रूप से अंग्रेज हावी हो गए और अंततः उन्होंने इलाहाबाद में एक संधि की। एक संधि उन्होंने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ की और दूसरी संधि बंगाल के नवाब नजमुद्दौला के साथ की और यहां से अंग्रेजों ने बंगाल प्रांत पर कब्जा कर लिया। ठीक, तो अंग्रेजी प्रधानता या प्रभुसत्ता की स्थापना में सबसे पहले उन्होंने बंगाल पे कब्जा किया और इस आंग्ल बंगाल संघर्ष में हम तीन बड़ी लड़ाइयों के साथ बात को समझेंगे। इसमें से एक है प्लासी का युद्ध, इससे खूब प्री में सवाल बनते हैं। एक प्लासी का युद्ध आप पढ़ोगे, दूसरा आप पढ़ोगे बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। ठीक, आंग्ल बंगाल संघर्ष दो बड़ी लड़ाइयां आप पढ़ोगे और इसके बाद होती है एक संधि जिसे हम कहते हैं इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। ठीक, ये होती है 1765 में। इसका परिणाम क्या होता है कि बंगाल प्रांत पर अंग्रेजों का शासकीय नियंत्रण स्थापित हो जाता है। अंग्रेज जो व्यापारी बनकर भारत में आए थे वो पहली बार भारत के शासक वर्ग में शामिल हो जाते हैं। भारत के मुगल बादशाह
शाह आलम द्वितीय की अनुमति, सहमति अथवा संधि के उपरांत बंगाल प्रांत पर अंग्रेजों का राजनीतिक सत्ता की स्थापना का उद्भव होता है। ठीक, अब ध्यान से सुनना बात को। यहां से अंग्रेज अब व्यापारी की जगह पर भारत के शासक वर्ग के रूप में शामिल हो जाते हैं। और वो बंगाल आज के सामान्य बंगाल की तरह नहीं था। उस समय के बंगाल का मतलब था आज का एक पूरा देश बांग्लादेश, आज का पश्चिम बंगाल, आपका बिहार, आज का झारखंड, आज का उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का उत्तरी हिस्सा जिसे उत्तरी सरकार कहते थे। इतना बड़ा हिस्सा एक झटके में अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। तो इस घटना का परिणाम यह हुआ कि बंगाल पर अंग्रेजी प्रभुसत्ता की स्थापना हो गई। अंग्रेजी प्रभुसत्ता की स्थापना हो गई। ठीक, तो पहली घटना, जब आंग्ल बंगाल संघर्ष पढ़ेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि एक व्यापारी किस स्मार्टनेस का प्रयोग करता है, वो शासक बन जाता है और भारत के शासक कैसे अंग्रेजों के अधीन आ जाते हैं। ये पहला प्रयास आप पढ़ोगे यहां पर, जिसे आंग्ल बंगाल संघर्ष के नाम से आप पढ़ोगे। दूसरी घटना हम पढ़ेंगे ये जो आंग्ल बंगाल संघर्ष है ये 1757 से 1765 के बीच में है। तो हम एक टेंटेटिव टाइम अगर रख लें तो ये लगभग 1757 से लेकर के 1765 के बीच में हो जाएगी। अब हम दूसरी घटना को लेकर चलेंगे, जिस दूसरी घटना का नाम है आंग्ल मैसूर संघर्ष। आंग्ल मैसूर संघर्ष। आंग्ल मैसूर संघर्ष मैसूर के उस समय के राजा हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान के बीच में हुई लड़ाई का एक घटनाक्रम है। इसमें मैसूर राजवंश का उद्भव कैसे हुआ। पहले मैसूर राज्य एक हिंदू राज्य था, वहां वाडियार वंश था। वाडियार वंश से सत्ता हैदर अली के हाथ में कैसे आई, फिर हैदर अली का अंग्रेजों से लड़ाई होने की पृष्ठभूमि या कारण क्या, सब आपको वहां पढ़ाया जाएगा। तो ये घटना 1767 से शुरू होती है और 1799 तक जाती है। इस दौरान अंग्रेजों और दक्षिण भारत के इस क्षेत्र के यानी मैसूर राज्य के बीच में 4 संघर्ष होते हैं। तो आंग्ल मैसूर संघर्ष हम पढ़ेंगे और यह आंग्ल मैसूर संघर्ष 1767 से 1799 के बीच में 4 चरणों में होते हैं और अंततः हैदर अली मारा जाएगा, टीपू सुल्तान मारा जाएगा, अंग्रेज मैसूर पर कब्जा कर लेंगे और मैसूर के हिंदू राजाओं को फिर से स्थापित करेंगे और उनके साथ एक सहायक संधि का समझौता कर लेंगे। यानी मैसूर पर, इसका परिणाम क्या हुआ, मैसूर पर अंग्रेजी प्रभुसत्ता की स्थापना। अंग्रेजी प्रभुसत्ता की स्थापना। अभी मैं भारत के मैप से इसे दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये सब कैसे कैसे होता जा रहा है। अगर हम भारत के मैप को समझने की कोशिश करें, एक ब्लैंक प्लेस ले लेते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके बीच में एक हम हाथ से ही, वैसे तो हम ओरिजिनल मैप लेंगे जो यूपीएससी इस्तेमाल करता है। फिलहाल आपके संज्ञान के लिए कि आप अगर पढ़ते चल रहे हो तो चीजें आपके समझ में भी आती चलें, आपके समझ में भी आती चलें। इसे मैं जो आंग्ल बंगाल संघर्ष, उसमें ये वाला हिस्सा जो है वो बिहार का है, ये वाला हिस्सा है झारखंड का, ये है पश्चिम बंगाल का और ये वाला हिस्सा है उड़ीसा का और ये वाला हिस्सा है बांग्लादेश का। ठीक है, ये लाल रंग का ये हिस्सा आंग्ल बंगाल संघर्ष के बाद अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। ठीक, दूसरा आंग्ल बंगाल संघर्ष के उपरांत आंग्ल मैसूर संघर्ष के उपरांत ये वाला जो हिस्सा है ये अंग्रेजों के प्रभाव क्षेत्र में या कब्जे में आ गया। ठीक, और एक ये वाला हिस्सा मैंने बताया कि अंग्रेजों के कब्जे में आ गया।
तो 1757 से लेकर 1799 के बीच में अंग्रेजों ने इन दो हिस्सों पर कब्जा कर लिया, जो अभी तक मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंग्ल मैसूर संघर्ष के बाद जो तीसरा संघर्ष आप पढ़ोगे वो है आंग्ल मराठा संघर्ष। आंग्ल मराठा संघर्ष ये जो शुरू होता है, ये शुरू होता है 1775 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक। 3 चरणों में लड़ाई चलती है। इसे समझने के लिए पहले तो मैं आपको मराठा साम्राज्य पढ़ाऊंगा। मराठा साम्राज्य। शिवाजी कौन थे? शिवाजी ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, उनका शासन, प्रशासन, प्रबंधन, बाकी सारी डिटेल्स, उनके उत्तराधिकारियों का समय काल, पेशवाओं की स्थिति, ये मराठा साम्राज्य में हम पढ़ेंगे। शिवाजी के उत्तराधिकारियों के समय में मराठा साम्राज्य के पेशवा मराठा छत्रपतियों पर अपना प्रभाव स्थापित कर लेते हैं और शासक के रूप में पेशवाओं की ही चलती है, छत्रपति तो पर्दे के पीछे चले जाते हैं। इसी परिस्थिति का लाभ उठाकर बहुत सारे अवसरवादी तत्व मराठा राज्य में ही आपस में लड़ने लगते हैं। उसमें से एक व्यक्ति का नाम है रघुनाथ राव, और रघुनाथ राव अंग्रेजों के साथ संधि करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और मराठों के बीच में लड़ाई होगी। इसी लड़ाई को हम आंग्ल मराठा संघर्ष में पढ़ेंगे। आंग्ल मराठा संघर्ष में पढ़ेंगे। तो यहाँ शिवाजी और मराठा राज्य से पूछे जाने वाले सवाल भी आपके पकड़ में आ जाएंगे। और आंग्ल मराठा संघर्ष जो 3 चरणों में होता है, 1775 से 1818 के बीच में, उस संघर्ष के 3 चरण, होने वाले युद्ध, महत्वपूर्ण संधियां, इनसे सवाल पूछे गए और उसका परिणाम क्या होता है। अंततः परिणाम वही है जो हर बार हो रहा है, और परिणाम है मराठा क्षेत्र पर अंग्रेजी प्रभुसत्ता की स्थापना। अंग्रेजी प्रभुसत्ता की स्थापना। अगर हम मैप से देखने की कोशिश करें तो ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र मराठों के प्रभाव क्षेत्र में था, और इस पूरे क्षेत्र पर अंग्रेजों ने अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। अब देखिए, भारत के एक बड़े हिस्से पे अंग्रेज अप्रभावी भूमिका निभाते चले गए। पहली बार आंग्ल बंगाल संघर्ष में ये वाला हिस्सा उन्होंने कब्जा कर लिया, फिर आंग्ल मैसूर संघर्ष में ये नीला वाला हिस्सा, अब आंग्ल मराठा संघर्ष से इस हिस्से को कब्जा कर लिया। अब यहां पर मैंने आपको तृतीय संघर्ष के बारे में पढ़ाया था। अब चतुर्थ संघर्ष यहां कैसे पढ़ना है, जरा वो देख लें। चतुर्थ संघर्ष में क्या पढ़ोगे? चतुर्थ संघर्ष जो आप पढ़ेंगे वो है आंग्ल सिख संघर्ष। आंग्ल सिख संघर्ष। अंग्रेजों और सिखों के बीच में भी लड़ाई हुई है। अब आंग्ल सिख संघर्ष को समझने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना होगा सिख संप्रदाय के बारे में। तो हम यहां गुरु नानक देव जी महाराज से लेकर के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक 10 गुरुओं और उनके फिलॉसफी की चर्चा हम करेंगे। सिख संप्रदाय कैसे जन्मा वो समझाएंगे। सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कैसे सिखों को एक योद्धा टुकड़ी में बदल दिया, उसे पढ़ाएंगे। गुरु गोविंद सिंह जी के समय में मुगलों से सिखों की लड़ाई हुई, उसे बोलते हैं मुगल सिख संघर्ष। हम मुगल सिख संघर्ष भी पढ़ेंगे, जिसमें 4 लड़ाइयां हुई। 2 लड़ाई मुगल जीते और 2 लड़ाई सिख गुरु महाराज गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जीते। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी के उत्तराधिकारी, चूंकि चारों बेटे शहीद हो गए थे, तो उनके उत्तराधिकारी में पहले बंदा बहादुर, फिर बाद के अन्य लोगों ने नेतृत्व संभाला। राजनीतिक नेतृत्व पहली बार बंदा बहादुर ने संभाला, और सिख साम्राज्य की स्थापना पहली बार रणजीत सिंह जी महाराज ने की। रणजीत सिंह जी महाराज के समय में अंग्रेजों के साथ सिखों की लड़ाई होती है। तो सिख संप्रदाय के बीच में विषय को तो हम पढ़ेंगे, इसमें 10 धर्म गुरु और दर्शन पढ़ेंगे। उसके बाद सिख राजनीति हम पढ़ेंगे। सिख राजनीति हम पढ़ेंगे।
इसमें बंदा बहादुर से लेकर के रणजीत सिंह जी तक कैसे सिख राजनीतिक सत्ताधारी बन गए, एक सिख साम्राज्य को स्थापित किया, वो पढ़ेंगे। और वो कौन सी परिस्थितियां हुई जिससे सिख अंग्रेजों से भिड़ गए, तो हम पढ़ेंगे आंग्ल सिख संघर्ष। आंग्ल सिख संघर्ष, और ये संघर्ष 1845 से शुरू हुआ और 1849 ईस्वी तक चला। मात्र 4 वर्ष में सिखों की प्रतिष्ठा को धूल धूसरित करके अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। केवल पंजाब नहीं, जम्मू एंड कश्मीर को भी जीत लिया। बाद में जम्मू एंड कश्मीर महाराजा गुलाब सिंह जी को 2 करोड़ रुपए के बदले में उन्होंने बेच दिया, और महाराजा गुलाब सिंह जी के वंशज ही जम्मू कश्मीर पर राज करते रहे, जिसके अंतिम राजा महाराजा हरि सिंह साहब से भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर का विलय भारत में करा लिया। कैसे ये सब कुछ हुआ उस क्लास में चर्चा करेंगे। परिणाम क्या हुआ? परिणाम अगेन वही है, पंजाब पर अंग्रेजी प्रभुसत्ता की स्थापना। अंग्रेजी प्रभुसत्ता की स्थापना। अब अगर मैप को आप ध्यान से देखने की कोशिश करें तो ये जो मुल्तान का हिस्सा यहां से लेकर के खैबर पख्तूनख्वा से लेकर के और ये पंजाब का हिस्सा, ये पूरा अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। अगली लड़ाई अंग्रेजों ने, या अगला नियंत्रण अंग्रेजों ने जिन पर किया, वो ये हिस्सा है जिसे हम अवध प्रांत के नाम से जानते हैं। उन्होंने अवध को भी अपने कब्जे में ले लिया। इस प्रकार भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। 2-3 राज्य, जैसे यहां पर देखोगे ये है निजाम। निजाम अंग्रेजों के मित्र बने रहे। जो ये गुजरात का क्षेत्र आपको दिख रहा है, यहां बड़ौदा के गायकवाड़ हैं। बड़ौदा के गायकवाड़ अंग्रेजों के मित्र बने रहे। और पंजाब के बहुत से छोटे बड़े अन्य राजा, राजस्थान के बहुत से छोटे बड़े अन्य राजा अंग्रेजों के संरक्षण में पलते बढ़ते रहेंगे। चाहे मराठों में सिंधिया साम्राज्य के लोग हों, वो अंग्रेजों के सहयोगी बने रहेंगे। परिणाम ये होता है कि भारत में आजादी के समय तक 500 से अधिक ऐसी भारतीय रियासतें अंग्रेजों के समर्थन से चलती रहीं। ये वो राज्य थे जो अंग्रेजों को बहुत क्षति नहीं पहुंचा सकते थे, ऐसा अंग्रेज मानते थे। अंग्रेजों ने उन्हीं राजाओं को जीवित बना रहने दिया जो उन्हें हानि नहीं पहुंचाते थे। उल्टा जरूरत पड़ने पे यदाकदा मदद भी करते थे। लेकिन अगर इस लाल रंग के पैचेस को आप देखें तो लगभग 100 साल का समय अंग्रेजों ने लिया और भारत पर अपनी राजनीतिक प्रभुसत्ता की स्थापना कर ली। मैंने यहां भी आपसे बात बताई, 5वीं लड़ाई आंग्ल सिख संघर्ष की है। 6वीं जो प्रमुख लड़ाई का हिस्सा है वो है आंग्ल अवध संबंध। आंग्ल अवध संबंध। अंग्रेजों ने पहली बार 1765 ईस्वी में अवध के नवाब शुजा उद दौला से 1765 की इलाहाबाद की संधि की थी। इलाहाबाद की संधि 2 लोगों से हुई थी, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से और अवध के नवाब, उस समय के नवाब शुजा उद दौला साहब से। शुजा उद दौला के उत्तराधिकारी के साथ अंग्रेज लगातार संपर्क में रहे, गाहे बगाहे संधि समझौते करते रहे और अंततः 1856 में आकर के अंग्रेजों ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कहा कि आप अवध संभाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए अवध हमें दे दीजिए। और जबरदस्ती उसे गिरफ्तार किया गया। बग्गी में बिठाकर उसे नजरबंद हालत में उसे कलकत्ता भेज दिया गया और वहां लगभग 14 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देकर उसे लगभग पूरा जीवन कैद ही रखा गया। एक बिल्डिंग के अंदर खूब अय्याशी करो, बाहर खुराफात मत करना। इस तरह अवध को भी उन्होंने ले लिया। तो जरा गौर करो, अंग्रेजों ने ये जो लड़ाई मैंने शुरू की थी आपको समझाना, आंग्ल भारतीय संघर्ष। आंग्ल भारतीय संघर्ष में सबसे पहला 1757 से उन्होंने देखिए यहां पर युद्ध शुरू किया, बंगाल की लड़ाई, और 1856 ईस्वी तक आते आते उन्होंने भारत का एक बड़ा हिस्सा जीत लिया। तो लगभग 100 वर्ष का समय नहीं है। तो इस पार्ट 2 में, आधुनिक भारत के भाग 2 में, हमें 100 वर्षों का इतिहास पढ़ना होता है। इन 100 वर्षों में अंग्रेजों ने कैसे कैसे एक एक करके भारत के सभी क्षेत्रीय शक्तियों को जीता,
उसमें अंग्रेजों की रणनीति क्या थी, भारतीय राजाओं से क्या गलतियां हुई थी, कौन से युद्ध हुए थे, कौन सी संधियां हुई थी, उसका क्या प्रभाव पड़ा था, इनसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आधुनिक भारत के पार्ट 2 के अंतर्गत हमने आपको ऐसे 6 बड़ी लड़ाइयों के बारे में यहाँ मेंशन किया। बंगाल को उन्होंने कैसे जीता, यहाँ आपने पढ़ा। उन्होंने मैसूर को कैसे जीता, यहाँ समझा। उन्होंने मराठों से कैसे संघर्ष हासिल किया, ये यहाँ आपने पढ़ा। यहाँ सिखों के साथ कैसा संघर्ष हुआ, वो आपने पढ़ा। यहाँ उन्होंने अवध के साथ कैसे संबंध रखा, यहाँ आपने पढ़ा। और इन सबको मैप से आपने देखा कि जो लाल रंग का इलाका आपको दिख रहा है, केवल अंग्रेजों ने 1757 से लेकर के 1856 ईस्वी के बीच में लगभग 99 वर्ष, हम राउंड फिगर में 100 वर्ष कह लें, अंग्रेजों ने 100 वर्ष का समय लिया एक व्यापारी से शासक बनने में। ठीक, इस प्रकार हम अंग्रेजों की इन गतिविधियों को भारत को जीतने और भारत पर शासन करने के रूप में पढ़ते हैं। इस दौरान भारत पर एक व्यापारिक कंपनी का शासन था। तो ये जो काल कहलाता है, ये कंपनी शासन काल कहलाता है। कंपनी शासन काल कहलाता है। कंपनी शासनकाल, कंपनी कब बनी? तो कंपनी 1608 में भारत आई और 1857 ईस्वी के विद्रोह तक उसका व्यापारिक क्रियाकलाप और शासकीय गतिविधियां दोनों वो करती रही। तो कंपनी शासनकाल 1608 से 1857 माना जाता है। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने व्यापारी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीन लिया और भारत का शासन अपने कंट्रोल में ले लिया। इसे ब्रिटिश शासनकाल कहते हैं। इसे ब्रिटिश शासनकाल कहते हैं, ब्रिटिश शासनकाल। और ये 1858 से लेकर के 1947 ईस्वी तक रहेगा। इस प्रकार भारत में अंग्रेजी गतिविधियों को हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। तो 2 चरणों में आपने 2 चीजें समझी कि मध्यकालीन भारत में कैसे यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत आने लगी थी। दूसरे संघर्ष में, जिसको हम लोगों ने आंग्ल भारतीय संघर्ष कह के पढ़ना शुरू किया, उसमें हमने समझा कि 100 वर्षों में अंग्रेजों ने भारत पर कैसे राजनीतिक सत्ता की स्थापना की। अब पुरानी लिस्ट में वापस चलते हैं, जहां मैंने टोटल लिस्ट बनाई थी। हमने यूरोपियों का आगमन और अंग्रेजी प्रधान शक्ति के रूप में कैसे उभरे, ये बताया कि कैसे पढ़ना और समझना है। फिर 100 वर्षों के दौरान अंग्रेजों ने भारतीय शक्तियों से संघर्ष करके भारत में राजनीतिक सत्ता कैसे प्राप्त की, ये हमें पढ़ना है। ये 2 खंड आधुनिक भारत के कैसे पढ़ने हैं, इनसे कैसे सवाल आते हैं, वो हमने आपको समझाने की कोशिश की। यूपीएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पढ़ाई में बिना यह बात समझे जब आप कोई गाइड बुक उठा के पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिसमें अलग अलग चैप्टर में अलग अलग बातें हैं, तो आप उनके बीच में एक इंटरलिंकिंग डेवलप नहीं कर पाते। इतिहास में होने वाले घटनाओं के स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट नहीं समझ पाते। जितनी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, उससे भी कम जनसंख्या का एक देश हम पर कब्जा कर लेता है, कैसे कर लेता है, ये बात आप नहीं समझ पाते। क्लियर होती चल रही बात है? ये हमने 2 चरण की बातों को यहां समझने की कोशिश की। अब हम तीसरे चरण में, यानी मॉडर्न इंडिया पढ़ने का जो तीसरा खंड हमने आपको नोट डाउन कराया है, जरा उससे देख लें कि भारत में ये तीसरा खंड क्या है। तीसरा खंड है अंग्रेजी क्रियाकलाप। अब हम समझेंगे कि 1608 से लेकर 1947 ईस्वी तक अंग्रेज भारत में काम क्या करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक, इससे भारत की दशा और दिशा बदल जाएगी। तो जो तीसरा महत्वपूर्ण विषय हमें पढ़ना है, यानी मॉडर्न का तीसरा खंड जो है, वो है अंग्रेजी क्रियाकलाप। अंग्रेजी क्रियाकलाप। अंग्रेजी क्रियाकलाप हम 1608 से लेकर के 1947 ईस्वी तक पढ़ने जा रहे हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया, इस दौर में अंग्रेजों के क्रियाकलाप को हम 2 खंड में बांटते हैं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे व्यापारिक कंपनी का शासनकाल, जो 1608 से शुरू होगा और 1857 तक चलेगा। हालांकि इसमें एक तकनीकी त्रुटि है जो सब लोग पढ़ते हैं, मैं भी वही बोल रहा हूं। जब 1608 में अंग्रेजी व्यापारी कंपनी भारत आई, तो भारत में उसका नाम, या इंग्लैंड में उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था। फिर नाम क्या था? उस कंपनी का नाम था, मैं हिंदी में लिख देता हूं,
the governor and company of merchant of London trading into the East Indies. The governor and company of merchant of London trading into the East Indies, ये लंबा चौड़ा उसका नाम था। कब? जब सितंबर 1599 ईस्वी में एक कंपनी एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड हुई थी इंग्लैंड में। ये कंपनी का नाम, जैसा मैंने आपको बताया, 1600 ईस्वी में कंपनी का नाम था, लेकिन बाद में इस कंपनी का नाम बदल करके द ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। द ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। ये 1833 के चार्टर एक्ट से किया गया। तो नॉर्मली भारत में इस व्यापारी कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी ही कहा जाता है। ये भी सवाल आपसे पूछा गया है। ये जो हरे रंग से कंपनी का नाम लिखा है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया। तो जब हम क्लास में रहेंगे तो पहली बार जो कंपनी है उसका नाम क्या था, फिर बीच में और कई नई कंपनियां आती गई, भारत में व्यापार करती गई, और अंततः सबको मर्ज करके एक ही नाम जो कंपनी का मिला, वही नाम नॉर्मली पॉपुलर। तो भारत में अंग्रेजी गतिविधियों को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला 1608 से 1757, इसे कंपनी शासनकाल कहते हैं, और 1857 के विद्रोह के बाद भारत में अंग्रेजी शासिका महारानी विक्टोरिया ने भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से टेक ओवर कर लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया। तब से भारत का शासन एक नए नाम से जाना जाता है और उसे हम कहते हैं ब्रिटिश शासनकाल। ठीक, तो अब अगर हम देखें तो अंग्रेजी क्रियाकलाप जो अंग्रेजी क्रियाकलाप है वो 1608 से 1947 मैंने बताया। इस दौरान दो हिस्सों में बांटेंगे, कंपनी शासनकाल और ब्रिटिश शासनकाल। ब्रिटिश शासनकाल, कंपनी शासनकाल का जो टाइम फ्रेम है वो 1608 से लेकर के 1857, और ब्रिटिश शासनकाल 1858 से लेकर 1947। अब इस दौरान अंग्रेजों ने भारत को कैसे चलाया, इसे आपको समझाना है। बहुत डिटेल नहीं जा पाएंगे, इसलिए केवल हेडिंग्स लिखकर छोड़ देंगे। क्लासेस में हम बहुत डिटेल आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला विषय राजनैतिक क्रियाकलाप। राजनैतिक क्रियाकलाप, उन्होंने राजनीतिक रूप से क्या किया? तो जाहिर सी बात है कि भारत के राजाओं और रियासतों के प्रति उनकी एक विशेष नीति रही जो समय समय पर बदलती चली गई। आप यूपीएससी का क्वेश्चन बैंक देखें, द रिंग फेंस पॉलिसी आपसे पूछता है, क्या मतलब है इसका? ऐसे ही कई और नीतियों की चर्चा होगी। तो सबसे पहले जो पहला उन्होंने राजनीतिक क्रियाकलाप किया वो है भारतीय रियासतों के प्रति नीति। भारतीय रियासतों के प्रति नीति, यानी भारतीय रियासतों को कब कब कैसे कैसे उन्होंने जीता तो कैसे संभाल कर रखा। 1857 का विद्रोह हुआ तो उसके बाद उसे कैसे संभाला। जब से अंग्रेज आए और जब यह देश छोड़कर गए
पूरे समय काल 1608 से लेकर 1947 के बीच में इनके राजनीतिक एजेंडे को यहां पर समझने की हम कोशिश करेंगे। इनसे भी सवाल पूछे जाते हैं, प्री तो प्री, मेंस में भी सवाल पूछे जाते हैं, जीएस तो छोड़ दें, हमें ऑप्शनल में भी यहां पर सवाल मिलते हैं। ठीक, नेक्स्ट, जब ये समझ लेंगे तो इनकी इस राजनीतिक नीतियों को जमीन पर पहुंचाने का काम जिन पदाधिकारियों ने किया, जरा हम उसे समझ लें। तो वो थे गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। ठीक, हम सबसे पहले गवर्नर, जो बंगाल के गवर्नर बने रॉबर्ट क्लाइव से लेकर के, और आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन तक प्रत्येक के बारे में पढ़ेंगे। और यहां से हमसे प्री में भी सवाल आते हैं, मेंस में भी आते हैं। चूंकि ये प्री का सेशन होगा तो हम हर के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, राजनीतिक रूप से उन्होंने पहले तो रियासतों के प्रतिनिधि बनाई, फिर गवर्नरों और के माध्यम से अपने क्रियाकलाप किए। इस दौरान उन्होंने कई प्रशासनिक क्रियाकलाप भी किए, उसे भी इसी में जोड़ लेते हैं राजनीतिक गतिविधियों में। उसमें आ जाएगा न्यायिक सुधार, न्यायिक सुधार। हमारे देश में हिंदुओं के लिए अलग न्यायालय, हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग न्यायालय, मुसलमानों के लिए अलग कानून। हिंदुओं की न्याय व्यवस्था में ब्राह्मणों को अलग विशेषाधिकार, शूद्रों के प्रति भेदभाव। इस्लामिक नियम कानून में इस्लाम को मानने वाले मुसलमानों के लिए अलग कानून, गैर मुसलमानों के लिए भेदभावपूर्ण व्यवहार। भारत में न्यायिक समानता नहीं थी, समान अपराध पर समान दंड की व्यवस्था नहीं थी। अंग्रेजों के न्यायिक सुधार से एक अच्छाई ये रही कि समान अपराध पर समान दंड की व्यवस्था की गई। धार्मिक न्यायिक क्रियाकलापों और कानूनों को समाप्त किया गया, धर्मनिरपेक्ष कानून बनाए गए। इसके लिए कानून की एक पुस्तक जो सबके लिए समान थी वो बनाई गई, जैसे आईपीसी बना, सीआरपीसी बना, सीपीसी बना। इसके अलावा भारत में हाई कोर्ट जैसे न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट जैसे न्यायालय की स्थापना हुई। ऐसी हर वो चीज जो राजनीतिक गतिविधियों के अंतर्गत संपन्न हुई, हम उसे यहाँ पर पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य क्रियाकलाप भी उनकी राजनीतिक गतिविधियों थे, वो भी हम यहाँ पर लेने और समझने की कोशिश करें। तो ये राजनीतिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाएंगे। दूसरा, हम आर्थिक क्रियाकलाप को पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाकलाप को, आर्थिक क्रियाकलाप। बेसिकली अंग्रेज भारत में शासन करने आए ही नहीं थे, तो पैसा कमाने आए थे, भारत का शोषण करने आए थे। तो उनकी भारत को उपनिवेश बनाकर उसका शोषण करने की आर्थिक नीति को औपनिवेशिक आर्थिक नीति कहते हैं। तो हम यहां पर पढ़ेंगे उनकी औपनिवेशिक आर्थिक नीति, औपनिवेशिक आर्थिक नीति, औपनिवेशिक आर्थिक नीति। तीन प्रमुख नीतियां उन्होंने इस्तेमाल की, वाणिज्यिक पूंजीवाद की नीति, औद्योगिक पूंजीवाद की नीति, वित्तीय पूंजीवाद की नीति। पहली वाली कब से कब तक चली, क्या उद्देश्य होते थे, क्या परिणाम आए। सेम दूसरे वाले में, तीसरे वाले में आप पढ़ेंगे। यहां से प्री के भी सवाल मिलेंगे, मेंस के भी सवाल मिलते हैं। औपनिवेशिक आर्थिक नीति के साथ साथ हम पढ़ेंगे भू राजस्व प्रबंधन, भू राजस्व प्रबंधन। अंग्रेजों ने पहले शहरों पर कब्जा किया, फिर ग्रामीण जमीनों से भी टैक्स वसूला। कहीं उन्होंने स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त के माध्यम से शोषण किया, तो कहीं रैयतवाड़ी बंदोबस्त के माध्यम से किया, तो कहीं महालवाड़ी बंदोबस्त के माध्यम से किया। इन सबसे खूब सवाल आते हैं, लगभग सभी परीक्षा में आते हैं, उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। अंग्रेजी आर्थिक शोषण के परिणाम स्वरूप भारत में अकाल प्राकृतिक आपदा है, लेकिन यदि अच्छा प्रबंधन या प्रशासकीय शासकीय प्रबंधन न हो तो अकाल की विभीषिका बढ़ जाती है, अकाल का दुष्प्रभाव बढ़ जाता है। अंग्रेजी शोषणपरक नीतियों के कारण अकाल अपने भयानक और विकराल रूप में भारत को प्रभावित करता है।
सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग मौत के मुंह में समा गए। अंग्रेज कहते हैं हम क्या करें, तो प्राकृतिक आपदा है। तो अकाल, कितने बड़े अकाल पड़े उन्हें आपको पढ़ना है, यहां से सवाल है। इस समय अंग्रेजों की अकाल नीति क्या थी वो पढ़ना है। अंग्रेजों ने अकाल आयोग की स्थापना की, उसके बारे में पढ़ना है। अकाल आयोग बने, अकाल संहिता बनी, अकाल आयोगों के प्रधान कौन थे, कब बनी, क्या रिकमेंडेशन थी, इनसे भी सवाल पूछे जाते हैं, हम इसे भी पढ़ेंगे। अंग्रेजों के शासन से हमारे देश में भारत की अर्थव्यवस्था जो कभी समृद्ध थी, जिस कारण उसे सोने की चिड़िया भी कहा गया था, वो धीरे धीरे भूख, गरीबी, बेरोजगारी और अकाल की बदहाली से त्रस्त होता जा रहा था। इस पर एक विशेषज्ञ, एक भारतीय मूल के अंग्रेजी सांसद ने अपना एक रिसर्च पेपर लिखा और वो पॉपुलर भी हुआ, जिसने भारत के लोगों की आंखें भी खोली और भारत के लोगों ने उसी आधार पर अंग्रेजों के खिलाफ लामबंद होना भी शुरू किया। और वो था ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन के अपवाह का सिद्धांत। धन के अपवाह का सिद्धांत। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या है, दादा भाई नरोजी ने इसमें क्या क्या बिंदु दिए हैं, इन सबको यहां समझना है। इसके अतिरिक्त भारत में अंग्रेजों के समय में उद्योगों की स्थापना कैसे हुई, उनकी उद्योग नीति क्या थी, भारतीयों ने कौन से उद्योग लगाए, अंग्रेजों ने कौन से उद्योग लगाए, ऐसे अन्य विषयों को भी हम पढ़ेंगे। यानी आधुनिक भारत में उद्योग, आधुनिक भारत में उद्योग, इस तरह आर्थिक जगत में इन सब बिंदुओं को ध्यान से यदि पढ़ लिया जाए तो प्री में पूछे जाने वाले मैक्सिमम सवाल तो हम सॉल्व कर ही लेते हैं, मेंस का एक बेस मिल जाएगा, फिर मेंस के क्लास में और डिटेल पढ़ लेंगे। ठीक, तो दूसरी चीज हमने पढ़ी आर्थिक क्रियाकलाप। मैंने यहां बताया था कि जो पहला पॉइंट था वो था राजनीतिक क्रियाकलाप, और यहां पर जो दूसरा पॉइंट था वो था आर्थिक क्रियाकलाप। ठीक, अब हम तीसरे विषय को लेते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार। हम भारतीयों ने केवल अपने समाज धर्म को नहीं सुधारा, अंग्रेजों ने इस दौरान कौन कौन से नियम कानून बनाकर हमारे देश के सामाजिक और धार्मिक स्थिति की रूढ़िवादिता को तार्किकता और वैज्ञानिकता के नाम पर हस्तक्षेप किया, हम उसे समझेंगे। उसके अपने कुछ फायदे भी हैं और लाभ भी हैं। जैसे उन्होंने सती प्रथा पर कानून बनाया, इस पर भी सवाल आपसे बनेंगे। उन्होंने विधवा विवाह का अधिकार दिया, इस पर भी सवाल बनेंगे। उन्होंने अंतरजातीय विवाह, उन्होंने अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय विवाह का कानून बनाया, वही पढ़ेंगे। उन्होंने बाल विवाह रोका, उसके कानून को पढ़ेंगे। उन्होंने बलि प्रथा को खत्म करने के कानून बनाए, उसे भी पढ़ेंगे। ऐसे अंग्रेजों के प्रयास से भारत में कौन कौन से सामाजिक धार्मिक सुधार हुए, हम उसे भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके अतिरिक्त चौथी बिंदु के रूप में अंग्रेजों के क्रियाकलाप में शिक्षा का आधुनिकीकरण, शिक्षा का आधुनिकीकरण उन्होंने किया। नई शिक्षा नीति 1835 में आई। 1854 में पहली बार चार्ल्स वुड डिस्पैच से लेकर के आजादी की पूर्व संध्या तक समय समय पर अंग्रेजों ने जो शिक्षा सुधार के लिए आयोग बनाए और उनके रिकमेंडेशंस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं। चाहे वो चार्ल्स वुड डिस्पैच पर सवाल पूछे गए हों, हंटर कमीशन का सवाल हो, या सैडलर आयोग हो, विश्वविद्यालय आयोग हो, इन सब पर सवाल बनते हैं। वो आयोग क्या थे, इनके रिकमेंडेशंस क्या थे, इसका भारत की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, इसे भी हम समझने की कोशिश करें। पांचवी गतिविधियां हैं पत्रकारिता। पत्रकारिता, भारत में पत्रकारिता पहले नहीं थी, यूरोपीय लेकर आए।
पहला छापाखाना पुर्तगालियों ने स्थापित किया। तो समाचार पत्र का विकास अंग्रेजों के समय में हुआ। फिर राष्ट्रवादी पत्रकारिता ने जन्म लिया, जिसमें राजा राम मोहन राय जी की महत्वपूर्ण भूमिका हुई। फिर भारत में अपने राष्ट्रवादी विचारों को नए तेवर के साथ जब भारतीयों ने रखना शुरू किया, तो अंग्रेजों ने भारतीय पत्रकारिता का गला भी घोंटा। समय समय पर पत्रकारिता के लिए कठोर और अंधे कानून तक बना दिए। इन सब पर सवाल पूछे जाते हैं। इसे हम पत्रकारिता के विषय में पढ़ने की कोशिश करेंगे। भारत में सिविल सेवा का विकास करवाया इन्होंने। भारत में सिविल सेवा का विकास कराया। जिस सिविल सेवा परीक्षा की आप तैयारी करते हो, उस सिविल सेवा को लाने वाले भारत में अंग्रेज हैं। तो समय समय पर भारत में सिविल सेवा के विकास के लिए उन्होंने क्या किया। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने जो और छोटी बड़ी गतिविधियां, जैसे ईसाई मिशनरियों को लेकर के प्रयास किए गए या अन्य प्रयास हुए, हम उसे भी पढ़ेंगे। तो अन्य क्रियाकलाप के अंतर्गत हम उन विषयों को लेंगे। अन्य क्रियाकलाप, जिसमें इनकी विदेश नीति से भी सवाल है। विदेश नीति है ना, विदेश नीति में जैसे अफगानिस्तान के साथ इनके कैसे संबंध रहे, नेपाल के साथ इनके कैसे संबंध रहे, या श्रीलंका के साथ कैसे संबंध रहे ना, इन सब पर भी सवाल पूछे गए। म्यांमार के साथ कैसे संबंध रहे, क्योंकि म्यांमार कुछ समय के लिए भारत से ही शासित होता था। 1935 से म्यांमार को अलग किया गया था, तो उसे वर्मा कहा जाता था। तो ये जो विषय हमने समझा, ये तीसरे बिंदु के अंतर्गत हम लोगों ने समझने की कोशिश की, जिसे अंग्रेजी क्रियाकलाप कहा गया। जब से अंग्रेज आए थे 1608 से लेकर 1947 के बीच में, 1600 से 1947 लगभग 350 साल के दौरान अंग्रेजों ने जो कुछ भी किया, हम इस दौरान पढ़ेंगे। इस दौरान रॉबर्ट क्लाइव जैसे गवर्नर की भूमिका क्या रही, वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया, लॉर्ड विलियम बेंटिक की क्या भूमिका थी, लॉर्ड कर्जन जैसे वायसराय की क्या भूमिका रही, है ना, लॉर्ड डलहौजी ने क्या काम किया। इस तरह बहुत सारे पदाधिकारियों के क्रियाकलाप, नीति, जैसे आप कहेंगे सर इसमें सहायक संधि तो आया नहीं, तो जब हम गवर्नर जनरल पढ़ रहे होंगे तो उनकी नीतियां वहां पर आएंगी। आपका काम है कि इस चरणबद्ध अध्ययन की इस व्याख्या श्रृंखला से आप पिछले 25 वर्षों के क्वेश्चन बैंक्स को जरूर चेक करें, और अगर बात समझ में आ जाए कि हाँ इससे बाहर सवाल नहीं पूछता, तो फिर अगले फेज में जब हम आपके बीच में एक मॉड्यूल सेशन लेकर आएंगे, जो ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑफलाइन भी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं बहुत न्यूनतम शुल्क के साथ, जिससे कि नॉन सीरियस लोग दूर रहें। पढ़ने वाले बच्चे उस प्लेटफॉर्म पर रहते हैं, इसलिए एक छोटे से शुल्क की राशि भी रखी जाती है। ठीक है, तो इस पर हम आगे चर्चा करते हैं। अब हमने कहा ये तीसरा बिंदु हमने बताया, यह हमने तीसरा बिंदु क्लियर कर दिया। अब भारतीयों ने प्रतिक्रिया कैसे दी, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। इन सब गतिविधियों के बीच में भारत अपनी प्रतिक्रिया कैसे दे रहा था। भारतीय प्रतिक्रिया, अंग्रेजी क्रियाकलाप के दौरान भारतीयों की प्रतिक्रिया को यहां पर हम रखने की कोशिश करें। जब भारत में अंग्रेजी शासन चल रहा था, उस समय हम भारतीयों ने दो तरीके से अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत की। एक को हम लोग मान सकते हैं सकारात्मक प्रतिक्रिया। अंग्रेजी तकनीकी ज्ञान, प्रौद्योगिकीगत ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान, मानवतावादी ज्ञान, भेदभाव रहित विचारधारा जैसी अच्छी बातें अंग्रेज बहुत से खराब काम कर गए, कुछ अच्छी चीज लेकर के आए, उससे प्रेरित होकर के और कुछ आंतरिक भावनाओं से प्रेरित होकर के भारतीयों ने सकारात्मक रूप से देश में विद्यमान रूढ़ियों और कुरीतियों को दूर करने पर काम किया। इससे भारत फिर से जाग उठा। इस घटना को बोलते हैं भारतीय पुनर्जागरण, खासकर आधुनिक भारत का पुनर्जागरण। तो जो अगला विषय है वो है आधुनिक भारत का पुनर्जागरण। आधुनिक भारत का पुनर्जागरण। आधुनिक भारत का पुनर्जागरण। इस पुनर्जागरण में भारत के समाज और धर्म में विद्यमान रूढ़ियों और कुरीतियों को दूर किया गया, इसलिए इसे एक अन्य नाम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार
आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ये यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के साथ साथ लगभग सभी एग्जाम के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। सो हम मार्क कर देते हैं आपके लिए यहाँ पर। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें हमें सैद्धांतिक रूप से आधुनिक भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार में विचारधारागत परिवर्तन क्या हो रहे थे वो समझना है, और वो समूह और समुदायों का वर्गीकरण भी समझना है जो अलग अलग तरीके से। प्लस हिंदू समाज ने अपने सामाजिक धार्मिक जीवन में क्या सुधार किया उसे हम लेकर चलेंगे। हिंदू सामाजिक धार्मिक सुधार। हिंदू सामाजिक धार्मिक सुधार के अंतर्गत सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रयास एक संस्था ने किया। उस संस्था को आप सभी लोग ब्रह्म समाज के नाम से जानते हैं। राजा राम मोहन राय के प्रयास, उसके बाद आर्य समाज, महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रयास, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद जी के प्रयास, इसके अतिरिक्त प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग और अनाड़े साहब के प्रयास। महाराष्ट्र में ब्रह्म समाज का ही महाराष्ट्र में किया गया प्रयास मान सकते हैं इसे, यानी जो काम ब्रह्म समाज ने बंगाल में किया उसी विचारधारा को महाराष्ट्र में जिस संस्था ने आगे बढ़ाया उसे प्रार्थना समाज कहते हैं। इसी विचारधारा को तमिलनाडु में जिसने आगे बढ़ाया वो संस्था थी वेद समाज। श्री घरालू नायडू के नेतृत्व में प्रयास किया गया। एक एंग्लो इंडियन ने भी भारत के सामाजिक और आधुनिकता के विकास में बहुत प्रयास किया, विशेषकर बंगाल में। उसका नाम था हेनरी विवियन डेरेजियो। इसे डेरेजियो आंदोलन कहा गया। डेरेजियो आंदोलन कहा गया, या इसी को यंग बंगाल मूवमेंट कहते हैं। यंग बंगाल आंदोलन। ठीक, इसी तरह श्रीमती एनी बेसेंट के भी प्रयास हमें दिखाई देते हैं। इसमें एक अमेरिकी और एक रूसी महिला के प्रयास से एक संस्था बनी जिसे थियोसॉफिकल सोसाइटी कहते हैं। उससे भी सवाल पूछे जाते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इन सभी संस्थाओं ने मिलकर के आधुनिक भारत के, विशेषकर भारतीय हिंदू समाज और उसकी धर्म व्यवस्था को आधुनिक करने, रूढ़ियों कुरीतियों को दूर करने में महत्वपूर्ण प्रयास किए, जिससे समाज जागृत हो गया और आधुनिक सुधारों के साथ आगे बढ़ चला। जब ये सब चल रहा था तो हिंदू सामाजिक धार्मिक सुधार के साथ साथ हमें इस्लाम में भी ऐसे सामाजिक धार्मिक सुधार मिले। तो इस्लामिक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इसके अंतर्गत हमें अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान साहब के प्रयास के द्वारा किया गया आंदोलन था। इसी तरीके से देवबंद आंदोलन, रशीद अहमद गंगोही साहब और ननोतवी साहब ने आधुनिक उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में सहारनपुर के निकट देवबंद के एक गांव में एक मदरसा खोल करके इस्लामिक समाज को
इस्लामिक दीन की शिक्षा, शुद्ध इस्लाम की शिक्षा देने पर काम किया, तो वो आंदोलन देवबंद के मदरसे के नाम पर देवबंद आंदोलन कहलाया। जबकि अलीगढ़ आंदोलन मुसलमानों को इस्लामिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक और वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा को समर्पित कर रहा था। इन दोनों के अतिरिक्त एक और आंदोलन हुआ, जिसे वहाबी आंदोलन कहा गया। वहाबी आंदोलन, इसके ऊपर आरोप है कि वहाबी आंदोलन ने इस्लाम के रूढ़िवादिता की ओर लोगों को ढकेला। कितना सही है नहीं चर्चा करेंगे क्लास में, लेकिन आरोप है उस पर, है ना, कुछ प्रमाण भी है। तो इस्लाम में भी सामाजिक धार्मिक सुधार के प्रयास शुरू हुए। जब इस्लामिक समाज अपना सुधार कर रहा था तो सिखों में भी सुधार हुआ। तो सिख सुधार के क्षेत्र में क्या हुआ, जरा उसे समझ लेते हैं। सिख सुधार के क्षेत्र में अकाली आंदोलन हुए। अकाली आंदोलन हुए। भ्रष्ट महंतों से गुरुद्वारे को आजाद कराने का आंदोलन। सिंह सभा की स्थापना हुई। सिंह सभा की स्थापना हुई और SGPC यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की स्थापना भी इन लोगों ने की, जो आज भी सिख समाज की सर्वोच्च संस्था है। SGPC ये इसी समय का सुधार था। जब सिख अपना सुधार कर रहे थे तो पारसी क्यों पीछे रहते? भारत में पारसी समाज में भी सुधार हुआ और ये UPSC 1995 में यहां से सवाल भी पूछ चुका है। रहनुमाई मजदजाइन सभा, रहनुमाई मजदजायन सभा के माध्यम से पारसी समाज ने अपने धर्म की राह से भटक चुके नवयुवकों को धार्मिक ज्ञान देने के साथ साथ जीवन जीने के बारे में प्रयास शुरू किया। इस पर भी सवाल पूछा गया है आयोग के द्वारा। जब ये सब चल रहा था तो भारत में, खासकर आधुनिक भारत में, निम्न जातीय आंदोलन हुए जो अपनी यूनिक क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। प्राचीन भारत से निम्न वर्ग या शूद्रों के हितों की लड़ाई तो बहुत से लोगों ने लड़ी, लेकिन पहली बार निम्न जातियों के सुधार की लड़ाई निम्न जाति के लोगों ने अपने कंधे पर उठाई। ये आधुनिक काल के निम्न जातीय आंदोलन की विशेषता है। तो अगला है निम्न जातीय आंदोलन। इससे खूब सवाल बनते हैं। निम्न जातीय आंदोलन, निम्न जातीय आंदोलन में जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण नाम है वो है महात्मा ज्योतिबा फूले का। महाराष्ट्र में उन्होंने प्रयास किया। महात्मा ज्योतिबा फूले साहब का, इन्होंने महाराष्ट्र में प्रयास किया। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में तमिलनाडु में ब्राह्मण विरोधी संस्था बनी जिसका नाम रखा गया न्याय दल, जिसको इंग्लिश में जस्टिस पार्टी कहा गया। न्याय दल 1917 में मद्रास के निकट निर्मित हुई एक कांग्रेस विरोधी और ब्राह्मण विरोधी संस्था थी जो निम्न वर्गों के हितों की मांग करने लगी। इसी समय एक फायर ब्रांड नेता भी जन्मे जिन पर खूब सवाल बनते हैं और उन्होंने एक आत्मसम्मान आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन चलाया, जिसे इंग्लिश में कई बार पूछता, हिंदी में लिख के सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। ये रामास्वामी नायकर पेरियार साहब ने चलाया। रामास्वामी नायकर पेरियार साहब को ततई यानी महान आत्मा जैसी उपाधि भी प्राप्त हुई। इन्होंने ये आंदोलन चलाया। इस तरह के आंदोलन के साथ साथ और भी कई आंदोलन हुए, जैसे एजवा आंदोलन, जैसे एजवा आंदोलन केरला में,
या श्री नारायण परिपालन योगम जैसी संस्था बनी, उन्होंने काम किया, या गुरुवायुवूर आंदोलन, गुरुवायुवूर आंदोलन पूछा जा चुका है आयोग के द्वारा, मंदिर प्रवेश आंदोलन, मंदिर प्रवेश आंदोलन, पेरियार साहब, रामास्वामी नायकर पेरियार साहब एक मित्र थे सीएम अन्नादुरई साहब। सीएम अन्नादुरई साहब ने द्रविड़ क्षेत्र के लोगों को सम्मान दिलाने के लिए एक निम्न जातीय द्रविड़ समाज के लोगों को मांग अधिकार दिलाने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा गया द्रविड़ कड़गम। उन्होंने द्रविड़ कड़गम के नाम से एक संस्था बनाई जो आगे चल करके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम कहलाई, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम कहलाई। इसी को आज आप लोग डीएमके नाम के राजनीतिक पार्टी के नाम से जानते हैं, जो अभी तमिलनाडु में सत्ता में है। आगे चल करके ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जैसी संस्था बनी जिसको आप जयललिता जी की पार्टी कहते हो। इसमें पन्नालाल स्वामी जैसे लोग उसके प्रधान हैं या महत्वपूर्ण है, या शशिकला जैसी नेत्री महत्वपूर्ण है। एआईडीएमके और डीएमके वर्तमान तमिलनाडु की राजनीतिक भूमिका निभाते हैं। आजादी के बाद कोई दलित शब्द अब उचित नहीं है, लेकिन इतिहास जब हम पढ़ते तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसी शूद्र वर्ग के व्यक्ति के द्वारा किसी राज्य का मुख्यमंत्री पहली बार बनाया गया तो 1967 में सीएम अन्नादुरई साहब ने तमिलनाडु में सरकार बनाई। तब से लेकर आज तक सरकार सत्ता इन्हीं दो पार्टियों के बीच में विभाजित रहती है, कोई तीसरी पार्टी कभी तमिलनाडु में सरकार नहीं बना पाई। तो आप इतिहास से लेकर वर्तमान भारत को समझ पाएंगे। जब ये सब कुछ चल रहा था तो एक महान व्यक्ति हमारे देश में उभरे जिनको लेकर वर्तमान राजनीति में खूब लड़ाई होती है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आजकल एक फैशन हो गया है भारत में, कोई अंबेडकर की तारीफ करते करते उन्हें महान मानव से महामानव से लेकर भगवान बना देता है, बुद्ध के समकक्ष बिठा देता है और उनका नाम आधार में लेकर के दूसरे जाति के लोगों को अपमानित करना वो अपना अधिकार समझते हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों के विपरीत है। उन्होंने ये नहीं कहा कि निम्न जाति के लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ते समय आप ब्राह्मणों का अपमान करें, ब्राह्मणीय धर्म का अपमान करें, ब्राह्मणीय धर्म शास्त्रों का अपमान करें। कोई भी महान व्यक्ति महान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वो समावेशित व्यवहार न करे। आपको सम्मान मिले ये जायज है, लेकिन आप दूसरे का अपमान करें ये पूर्णतः नाजायज है। ये ब्राह्मण और ब्राह्मण समर्थक वर्गों पर भी लागू होता है और ये ब्राह्मण विरोधी वर्गों पर भी लागू होता है। परीक्षा के दौरान आप इस तरह की भ्रांतियों से बचिएगा। व्हाट्सएप के माध्यम से जो चर्चाएं होती हैं, राजनीतिक दलों के माध्यम से जो चर्चा होती है, वो चर्चा से जो बचा वही निष्पक्ष प्रतियोगी बन पाता है। क्लास में इसकी विशेष चर्चा करेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनकी भारतीय राजनीति में भूमिका, संविधान निर्माण में भूमिका, उनकी भूमिका से जो नया भारत बना उस भारत का महत्व, ये सब यहाँ चर्चा होगी। और इन सब से प्री में आपसे सवाल पूछा जाता है। तो जब हम बात करते हैं इस आधुनिक भारत की पुनर्जागरण की व्यवस्था में, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। और सबसे ज्यादा सवाल अगर कहीं से पूछा जा रहा है वो इसी सेगमेंट से पूछा जाता है, प्री में, मेंस में और इंटरव्यू में। तो पढ़ते समय इस पर हम विशेष ध्यान दिलाने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब इस भारतीय प्रतिक्रिया में एक तो है सकारात्मक प्रतिक्रिया, जो मैंने लिखा आधुनिक भारत के पुनर्जागरण या सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के रूप में। अब दूसरी आती है नकारात्मक प्रतिक्रिया। इस नकारात्मक प्रतिक्रिया के अंतर्गत आपको पढ़ना है 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह आपको पढ़ना है, किसान आंदोलन, आपको पढ़ना है जनजातीय आंदोलन,
जनजातीय आंदोलन, ये वो प्रतिक्रियाएं हैं जो अंग्रेजों से असंतुष्ट होकर भारतीयों ने प्रस्तुत की। इसे हम नकारात्मक प्रतिक्रिया कह सकते हैं। तो भारतीय प्रतिक्रिया के दो आयाम हैं, सकारात्मक प्रतिक्रिया जिससे भारत पुनर्जागृत हो गया, और नकारात्मक प्रतिक्रिया जिससे हम अंग्रेजों के खिलाफ अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पे सामने विचार है। इस तरह हमने भारतीय प्रतिक्रिया जैसे विषयों को पढ़ा। तो अंग्रेजी क्रियाकलाप पढ़ने के बाद जब हम लगभग 300 साढ़े 300 साल अंग्रेजों ने क्या किया उसको पढ़ने के बाद तब हम समझ पाते हैं कि भारत ने सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिक्रिया क्यों दी। इसके बाद विषय आता है भारत का राष्ट्रीय आंदोलन। यह आधुनिक भारत के इतिहास का अंतिम चरण का अध्ययन है। जब सब कुछ आप पढ़ लेते हैं तब आप राष्ट्रीय आंदोलन को समझ पाते हैं, और उसके हिसाब से चूंकि यूपीएससी विशेष का जब आप देने बैठते हैं तो कथन कारण के सवाल होंगे। कई बार आपको दो कथन दे देता है, कथन सही है, कथन की व्याख्या दूसरा कथन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये समझने के लिए इसके पहले का पूरा इतिहास अगर स्पष्ट नहीं है तो आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते। इसलिए इस विस्तृत चर्चा में मैंने पढ़ाया कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये समझाने की कोशिश की है यदि यूपीएससी और स्तरीय परीक्षा को पास करना है तो आधुनिक भारत के इतिहास को किन चरणबद्ध तरीके से पढ़ना चाहिए और उससे कैसे कैसे सब टॉपिक्स आपको कवर करने हैं जिससे कि आप अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर दे सकें। आखिरी महत्वपूर्ण विषय लेते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। चलिए साहब, हमारा जो 5वां विषय है वो है राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1947 तक माना जाता है। क्योंकि 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली, इसलिए कभी कभी इसे स्वतंत्रता आंदोलन भी कहते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन भी कहते हैं। अभी स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत हमें कई चीजें पढ़नी है। पहला, राष्ट्रीय हितों की मांग करना या राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देना राष्ट्रवाद कहलाता है। भारत के लोग निजी हित की जगह पर राष्ट्र को प्राथमिकता जब से देने लगते हैं उस भावना को राष्ट्रवाद का उद्भव माना जाता है। यहां से भी प्री में सवाल है, तो आपको पढ़ना है राष्ट्रवाद का उद्भव। ठीक, इस राष्ट्रवाद के उद्भव में दो चीजें पढ़नी है। एक, वो कारक तत्व फैक्टर जिनके कारण हमारे देश में ये राष्ट्रवादी भावना जन्मी, और दूसरा वो राष्ट्रवादी संस्थाएं जिन्होंने भारतीयों को एकजुट करने की कोशिश की, जिसमें एक संस्था जिसको निर्विवाद रूप से यह माना जाता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में उसकी सर्वाधिक समेकित महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो थी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बंबई के ग्वालियर टैंक नाम के क्षेत्र में इसका पहला अधिवेशन हुआ। तब से लेकर आजादी तक लगभग प्रतिवर्ष, एक आधा अपवाद को छोड़ दें तो लगभग प्रतिवर्ष कांग्रेस का सम्मेलन होता और भारतीयों को जोड़ने और भारत के हित के लिए विचारों को एक जगह एकत्रित करके पुनः पूरे भारत में फैलाने का काम इस संस्था ने किया। इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 1885 से मानी जाती। लेकिन 1947 तक आते आते हमारा ये आंदोलन कई उतार चढ़ाव से गुजरा, कई वैचारिक और वैचारिकता के आंधियों से गुजरा। इसलिए इतिहासकारों ने इसे 3 उप वर्गों में बांटा है। तो राष्ट्रवादी आंदोलन के चरण या राष्ट्रीय आंदोलन के चरण, राष्ट्रीय आंदोलन के चरण, इस राष्ट्रीय आंदोलन के चरण में जो पहला चरण है जिसे हम प्रथम चरण कहते हैं, उसका समय काल है 1885 से लेकर 1905। इस दौर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर भरोसा करते हुए हम कुछ अधिकारों की मांग कर रहे थे जो बहुत सिंपल थे। इसलिए इस दौर के आंदोलन को उदारवादी राष्ट्रीयता का काल यानी मॉडरेट फेज कहते हैं। तो ये कहलाता है उदारवादी राष्ट्रीयता का काल।
उदारवादी राष्ट्रीयता का काल। इस पूरे दौर में हम भारतीयों ने अंग्रेजों से स्वतंत्रता की कोई मांग नहीं की। हम तो केवल कुछ अधिकारों की मांग कर रहे थे, संवैधानिक तरीके से मांग कर रहे थे। ठीक है, कुछ सम्मेलन कर लेते थे, कुछ जनप्रतिनिधि भेज देते थे, एप्लीकेशन डाल देते थे, एप्लीकेशन की बात नहीं सुनी जाती थी, पुनरावेदन करते थे। बात कुछ विशेष हमें लाभ नहीं मिला, तो आंदोलन अगले चरण में गया। आंदोलन का अगला चरण, जिसे हम द्वितीय चरण कहते हैं, द्वितीय चरण शुरू होता है 1905 ईस्वी से लेकर 1919 ईस्वी तक। बंगाल प्रांत को अंग्रेजों ने विभाजित किया और सांप्रदायिकता को बढ़ाने की कोशिश की। परिणामस्वरूप भारत के नवयुवकों ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने तेवर कड़े कर लिए। जब वैचारिक रूप से जिन लोगों ने तेवर कड़े किए लेकिन हिंसा का सहारा नहीं मिला, तो वे लोग क्या कहलाए? वे लोग कहलाए उग्रवादी। लेकिन जो लोग अपने विचारों के तेवर को कड़ा करते हुए हिंसा का भी सहारा लेने लगे, वो कहलाए क्रांतिकारी। इसीलिए इस दौर के आंदोलन को उग्रवादी क्रांतिकारी काल कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट एंड रेवोल्यूशनरिस्ट पीरियड। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे देख रहे हैं वो भी समझ लें, एक्सट्रीमिस्ट एंड रेवोल्यूशनरिस्ट पीरियड। एक्सट्रीमिस्ट या उग्रवादी उन्हें कहते हैं जो केवल विचारों से उग्र हैं लेकिन अहिंसक तरीके से काम करते थे। क्रांतिकारी जो विचारों से भी उग्र हैं और जरूरत पड़ने पर गोली बंदूक भी चलाते थे, हिंसा भी करते थे, वो क्रांतिकारी कहलाते थे। लेकिन अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग कांड 1919 में करके एहसास कर दिया कि तुम हमसे ज्यादा हिंसा नहीं कर सकते हो। तब आंदोलन ने एक अनोखा मोड़ लिया। एक अकेले आदमी ने अपने विचारों से भारतीयों के एक बहुत बड़े वर्गों को अपने साथ जोड़ा और इस तरीके से अंग्रेजों के सामने एक दीवार खड़ी कर दी कि अब तक यह आंदोलन कुछ छोटे बड़े ग्रुप के नेतृत्व में केवल होता था। पहली बार यह आंदोलन बन गया जन आंदोलन। जिस व्यक्ति ने इसमें भूमिका निभाई, उन्हीं के नाम पर इस चरण को हम गांधीवादी युग कहते हैं। तो जो तृतीय चरण है वो 1919 ईस्वी से शुरू होगा और 1947 ईस्वी तक चलेगा और इस युग को बोलते हैं गांधीवादी युग। गांधीवादी युग। इसमें राष्ट्रीय आंदोलन अपने 3 और उपचरणों में गुजरता है। इन तीन उपचरणों को अगर हम देखें तो प्रथम उपचरण जो 1919 से 22 तक है, इसमें गांधी जी ने 2 बड़े आंदोलन चलाए, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। प्री में हर साल किसी न किसी एग्जाम में यहां से सवाल मिलते हैं। जब असहयोग आंदोलन उन्हें बंद करना पड़ा, उस कंडीशन में अगले कुछ वर्षों तक गांधी जी ने सक्रिय राजनीति से विराम कर लिया। तो ये पहला चरण गांधी जी के आंदोलन के संघर्ष का काल है, फिर गांधी जी के विराम का काल है। इस विराम काल को हम द्वितीय उपचरण कहते हैं और द्वितीय उपचरण चलता है 1922 से 1928 ईस्वी तक। गांधी जी तो सक्रिय राजनीति से दूर हो गए लेकिन वो रचनात्मक कार्य करते रहे, जैसे मद्य निषेध आंदोलन, चरखा आंदोलन, अछूतोद्धार आंदोलन जैसे कार्य करके और अधिक जनता से जुड़ते रहे। लेकिन राजनीति के क्षेत्र में कांग्रेस के अतिरिक्त मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और स्वराज दल जैसे लोगों ने सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका निभाई। इस दूसरे चरण के उग्रवादी क्रांतिकारियों ने भी खूब हाथ आजमाए। उन्होंने कई तरह के कांड किए, जैसे काकोरी ट्रेन डकैती कांड किया गया, जैसे संसद बम कांड किया गया, जैसे सैंडर्स हत्याकांड किया गया, जैसे चटगांव आर्मरी रेड किया गया। तो ये द्वितीय उपचरण की महत्वपूर्ण विशेषता थी। जो तृतीय उपचरण है वो राष्ट्रीय आंदोलन का फाइनल पार्ट है। तो जो तृतीय उपचरण है ये शुरू होता है 1929 से 1947। कांग्रेस ने लाहौर में अधिवेशन किया और पहली बार कांग्रेस के मन से पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। खूब सवाल आता है,
उसके बाद गांधी जी के नेतृत्व में अगले ही वर्ष 1930 ईस्वी में मार्च के महीने में एक आंदोलन चलाया गया जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ साथ नमक सत्याग्रह जैसी घटनाएं शुरू हुई। फिर इसका दबाव पड़ा अंग्रेजों पर। अंग्रेजों ने गोलमेज सम्मेलन की प्रक्रिया शुरू कर दी। गोलमेज सम्मेलन के बाद उन्होंने हिंदुओं के एक बड़े समूह को भारत की राजनीति से अलग करने के लिए रैमजे मैकडोनल्ड अवार्ड दिया। निम्न वर्ग जिसे दलित वर्ग कहा जाता है उसे पृथक निर्वाचक मंडल का अधिकार दिया। गांधी जी ने समय रहते इस विभाजन को रोकने की कोशिश की और पूना पैक्ट जैसा एक संधि समझौता बाबा साहब के साथ कर लिया। हालांकि बाबा साहब इससे संतुष्ट नहीं थे। इसकी विस्तृत चर्चा करूंगा आगे की क्लासेस में। इसके बाद वैश्विक परिस्थितियां भी बदलनी शुरू हो गई और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। 1939 से लेकर 1945 ईस्वी तक चले विश्व युद्ध के दौरान भारत को मनाने की अंग्रेजों ने हर संभव कोशिश की और भारत ने इसी दौरान अपना दबाव भी बढ़ाया। इसके लिए भारत छोड़ो आंदोलन भारतीयों ने किया। आगे चल करके नौसेना ने भी विद्रोह कर दिया 1946 में। तब जाकर अंततः 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अंग्रेजों को न चाहते हुए भी द्वितीय विश्व युद्ध जीतने के बाद भी भारत को आजाद करना पड़ा। कैसे हुआ? क्या कांग्रेस की वजह से हुआ? सुभाष चंद्र बोस जी की क्या भूमिका थी? इस दौरान मुस्लिम लीग ने क्या क्या पैतरे भांजे और अंततः भारत को एक विभाजित स्वतंत्रता मिली? ये सब विषय हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तब जाकर के आधुनिक भारत के हर उस पहलू को आप समझ पाएंगे जिससे आप इस परीक्षा को पास कर सकेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आधुनिक भारत को पढ़ना है तो उसे 5 खंडों में बांटकर पढ़ना चाहिए। हर खंड में एक विशेष विषय की समझ होती है। पहला चरण यूरोपियों का आगमन और अंग्रेजों की प्रधानता कैसे स्थापित हुई ये समझते हैं। दूसरे चरण में हम अंग्रेजों का भारत की क्षेत्रीय शक्तियों के साथ संघर्ष और अंग्रेजी शासन सत्ता की स्थापना कैसे हुई 100 साल में लगभग, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। फिर तीसरे चरण के अंतर्गत हम अंग्रेजों ने लगभग 350 साल भारत में राजनीतिक रूप से क्या किया, आर्थिक रूप से क्या किया, सामाजिक सुधार में क्या किया, सिविल सेवा सुधार, पत्रकारिता, शिक्षा, जो जो काम अंग्रेजों ने किया वो सब हम यहाँ पर पढ़ते हैं। लंबा समय इसमें लगेगा। फिर हम भारतीयों की प्रतिक्रिया पढ़ते हैं। सकारात्मक रूप से भारत कैसे पुनर्जागरण का शिकार हुआ, उसके क्या परिणाम हुए, और नकारात्मक रूप से हमने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन से अपनी कैसी प्रतिक्रिया दी वो समझेंगे। फिर 1885 से 1947 ईस्वी के दौरान राष्ट्रीय हितों की मांग करते करते अंग्रेजों के मुंह से, उनके चंगुल से हमने भारत को कैसे आजाद कराया, हम यहां पढ़ते हैं। इन 5 चरणों के अध्ययन के बाद मेरा अपना अनुभव यह कहता है, जो विगत 30 वर्षों से मैं आप बच्चों के बीच में हूं, कि मैक्सिमम प्रश्नों के उत्तर देने की संभावना आपको मिल जाती है। वो परीक्षा पैटर्न भूल जाइए कि आप सिंगल लाइनर पॉइंटर पढ़ पढ़ के, कोई गाइड बुक पढ़ करके आप यूपीएससी को क्वालिफाई कर लेंगे। कुछ स्टेट परीक्षा में कभी कभार सफलता मिल भी जाती है प्री में, तो मेंस में तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। जब इस तरह से सारगर्भित और गहराई के साथ पढ़ेंगे तो प्री तो साफ तैयार होगा ही, मेंस का आधार आपको मिल जाएगा। इस परीक्षा के लिए जो 24 मई को प्रारंभ हो रही है, यदि आप उत्सुक हैं तो हमें इस YouTube के मैसेज में आप हमें मैसेज कर दें कि ये बैच आपको कैसे मिल सकता है। 6 अप्रैल से हम ये बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस बैच की टाइमिंग दोपहर में 12 बजे से 2 बजे के बीच में होगी। हम आप सभी का स्वागत करेंगे, आमंत्रित करते हैं कि पहले कुछ क्लासेस जो YouTube पर अवेलेबल हैं, जिससे आप इसकी गहराई, पढ़ने का तरीका और पूछे जाने वाले प्रश्नों को सॉल्व करने की योग्यता का विकास जैसा परीक्षण या मूल्यांकन आप स्वयं से कर लें। तो 6, 7, 8 3 दिन की ये क्लासेस YouTube पर अवेलेबल होगी। उसके बाद फिर हम ऐप के माध्यम से इस कोर्स को लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।